कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक छोटे लड़के को जिसका नाम मोगली है। इस विशाल जंगल के अंदर कुछ भेड़िए मोगली का पीछा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर वे उसे पकड़ लें तो उसे तुरंत खा जाएंगे, लेकिन मोगली उनकी नजरों से बचते हुए इधर उधर दौड़ता है और किसी तरह खुद को बचा लेता है। और तभी एक ब्लैक पैंथर यानी बगीरा उसके सामने आ जाता है। असल में इनमें से कोई भी जानवर मोगली को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था, बल्कि ये सभी बचपन से ही उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। मोगली बचपन से इसी जंगल में जानवरों के साथ रहता आया है। उसके माता पिता कोई नहीं है, इसलिए यह ब्लैक पैंथर जिसका नाम बगीरा है उसे इस जंगल में लेकर आया था। इसके अलावा हम भेड़ियों के एक झुंड को देखते हैं जहाँ राक्षा नाम की एक भेड़िया मोगली की देखभाल करती है, यानी राक्षा ही मोगली की माँ है। असल में बगीरा ही मोगली को जंगल में लाया था और उसे पालने के लिए राक्षा के हवाले कर दिया था। तो इस जंगल में भेड़ियों के साथ मोगली की जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। एक दिन जंगल के सभी जानवर पानी पीने के लिए एक जलाशय के पास जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ था और सिर्फ वहीं पानी बचा था। मोगली उस समय एक बर्तन जैसा कुछ बनाकर उससे पानी पी रहा था। ये देखकर सभी जानवर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि बाकी सभी जानवर मुंह से पानी पीते थे, लेकिन मोगली हाथ में लेकर पानी पी रहा था। तब उसकी माँ राक्षा उससे कहती है, जंगल में इंसानों के नियम नहीं चलेंगे, तुम्हें जानवरों की तरह मुंह से ही पानी पीना होगा। तभी सभी जानवर आसमान की तरफ देखते हैं और वहाँ बहुत सारे गिद्ध मंडराते हुए नजर आते हैं। ये देखकर सभी जानवर डर जाते हैं, क्योंकि गिद्धों के आने का मतलब था कि जंगल का राजा वहाँ आ चुका है। और जैसा कि सब सोच रहे थे, वहाँ शेर खान नाम का एक बाघ आ जाता है। उसे देखते ही सभी जानवरों की हालत खराब हो जाती है। राक्षा भी शेर खान को देखते ही मोगली को छिपा देती है। खैर, शेर खान वहाँ पानी पीने आता है और कहता है, मुझे यहाँ कहीं इंसान की गंध आ रही है। फिर वह भेड़ियों से जोर से कहता है, तुम लोग उस इंसानी बच्चे को मुझसे आखिर कब तक छिपा कर रखोगे? एक दिन मैं उसे जरूर अपना शिकार बनाऊंगा। तब भेड़ियों का सरदार अकेला उससे कहता है, तुम मोगली का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वह बचपन से हमारे साथ बड़ा हुआ है, इसलिए वह भी इस जंगल का एक सदस्य है। यह सुनकर शेर खान कहता है, तुम लोग चाहे जितनी कोशिश कर लो, इंसान का बच्चा कभी इस जंगल में नहीं रह सकता। क्या तुम लोगों ने नहीं देखा कि इंसानों ने मेरे चेहरे का क्या हाल किया है? असल में शेर खान के चेहरे का एक हिस्सा बुरी तरह जल चुका था, और ये कैसे हुआ था ये हमें आगे पता चलेगा। खैर, शेर खान भेड़ियों को तरह तरह की धमकियां देकर वहां से चला जाता है। उसकी बातें सुनकर सभी भेड़िए मोगली को लेकर बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। एक दिन जंगल में जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, तब सभी भेड़िए मिलकर मोगली के बारे में चर्चा करने बैठते हैं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर शेर खान से मोगली को कैसे बचाया जाए। वहाँ मौजूद कुछ भेड़िए अपने सरदार अकेला से कहते हैं, मोगली की वजह से हमारे ऊपर कौन सी मुसीबत आ जाए कोई नहीं जानता। उसी समय मोगली पीछे से उनकी बातें सुन लेता है और उनके पास चला आता है। फिर वह अकेला से कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोगों पर कोई खतरा आए। मैं यह जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। जहाँ इंसान रहते हैं मैं वहीं चला जाऊंगा। यह सुनकर उसकी माँ राक्षा उसे चुप रहने को कहती है, क्योंकि कोई भी भेड़िया उसे जाने नहीं देना चाहता था। तभी वहाँ बगीरा आ जाता है, जो मोगली को इस जंगल में लेकर आया था। बगीरा सभी को समझाते हुए कहता है, मोगली का यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं है। शेर खान किसी भी समय उसे अपना शिकार बना सकता है, इसलिए मैं उसे इंसानों के गांव तक पहुंचा दूंगा। काफी सोच विचार के बाद सभी इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन राक्षा किसी भी हालत में इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके बाद मोगली अपनी माँ को भी समझाता है और सबसे विदा लेता है। फिर बगीरा उसे अपने साथ इंसानों के गांव की तरफ लेकर चल पड़ता है, लेकिन मोगली बिल्कुल भी अपने दोस्तों और परिवार को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। रास्ते भर वह बगीरा से तरह तरह की बातें करता रहता है। वे दोनों एक जंगल से दूसरे जंगल की ओर बढ़ते जाते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात हाथियों के एक बड़े झुंड से होती है। तब बगीरा मोगली से कहता है, इनके सामने सिर झुका लो। मोगली पूछता है, क्यों? बगीरा जवाब देता है, ये जंगल के सबसे शक्तिशाली जीव हैं। इन्हीं की वजह से यह जंगल आज तक कायम है, इसलिए इनके सामने कोई भी सिर उठाकर खड़ा नहीं होता। इसके बाद वे दोनों एक खुले मैदान के पास पहुंचते हैं। अचानक बगीरा मोगली से कहता है, जल्दी छिप जाओ। लेकिन इससे पहले कि मोगली कुछ समझ पाता, शेर खान वहां पहुंच जाता है और उस पर हमला कर देता है। बगीरा किसी तरह मोगली को बचा लेता है और उसे वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन बगीरा शेर खान का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। कुछ ही देर में शेर खान बगीरा को पीछे छोड़ देता है और मोगली के पीछे दौड़ पड़ता है। मोगली भी अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागने लगता है। भागते भागते वह कीचड़ के एक बड़े गड्ढे में गिर जाता है। शेर खान लगभग उसे पकड़ ही लेता, लेकिन तभी उसके सामने जंगली भैंसों का एक बड़ा झुंड आ जाता है। मोगली तुरंत एक भैंसे के सींग को पकड़ लेता है और किसी तरह वहां से बच निकलता है। शेर खान उसे पकड़ नहीं पाता और गुस्से से आग बबूला हो जाता है। इसके बाद वह सीधे भेड़ियों के झुंड के पास पहुंचता है। वह अकेला से कहता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे शिकार को भागने दिया। याद रखना,
एक दिन मैं उसे जरूर मारूंगा। ये कहकर शेर खान अचानक अकेला पर हमला कर देता है और कुछ ही पलों में उसे मार डालता है। इसके बाद वह सभी भेड़ियों से कहता है, मैं ही इस जंगल का असली राजा हूँ और अब तुम सबको पता चलेगा कि डर किसे कहते हैं। दूसरी तरफ हम मोगली को देखते हैं। वह एक जंगली भैंसे की पीठ पर बैठकर आगे बढ़ रहा था। उसी समय तेज बारिश की वजह से पहाड़ों से मिट्टी, पेड़ और चट्टानें टूटकर गिरने लगती हैं। यह देखकर मोगली अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगा देता है। वह किसी तरह एक बड़े लकड़ी के तने को पकड़ लेता है और उसी के सहारे बहते हुए आगे बढ़ता रहता है। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद वह एक नए जंगल में पहुंच जाता है। यह जगह उसके लिए बिल्कुल अनजान थी और इतनी लंबी यात्रा के बाद उसे बहुत भूख भी लग चुकी थी। इसलिए वह एक पेड़ से कुछ फल तोड़ता है और बैठकर खाने लगता है। लेकिन तभी कुछ छोटे जानवर आकर उसके सारे फल छीन लेते हैं और भाग जाते हैं। बेचारा मोगली अपने फल वापस लेने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ता है। दौड़ते दौड़ते वह एक पेड़ के ऊपर पहुंच जाता है और वहीं उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े अजगर से होती है जिसका नाम था का मोगली से पूछता है, तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? मोगली जवाब देता है, मैं बचपन से जंगल में रहता हूँ लेकिन आज गलती से यहाँ आ गया हूँ। तब का कहता है, मुझे पता है तुम कहाँ से आए हो। एक बार तुम्हारे पिता तुम्हें लेकर इसी जंगल से गुजर रहे थे। रात होने पर तुम दोनों ने एक गुफा में शरण ली थी, लेकिन उसी रात एक बाघ ने तुम्हारे पिता पर हमला कर दिया था। वह तुम्हें भी मार देता, लेकिन तुम्हारे पिता ने मरने से पहले आग की मदद से उस बाघ का चेहरा जला दिया था, जिसकी वजह से वह दर्द से तड़पता हुआ वहाँ से भाग गया। इसके बाद एक काला पैंथर तुम्हें वहाँ मिला और उसी ने तुम्हारी परवरिश की। यानी का यहाँ बघीरा के बारे में बता रहा था। और अगर आपको याद हो तो शेर खान के चेहरे का एक हिस्सा जला हुआ था। असल में उसी रात उसने मोगली के पिता पर हमला किया था। ये सारी बातें बताते बताते का धीरे धीरे मोगली को सम्मोहित करने लगता है। असल में उसका इरादा मोगली को खाने का था, इसलिए वह उसे अपने विशाल शरीर में जकड़ लेता है और जैसे ही वह उसे निगलने वाला होता है तभी कोई वहां आकर का पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से मोगली की जान बच जाती है। लेकिन का के सम्मोहन की वजह से मोगली बेहोश हो चुका था। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो वह अपने सामने एक बड़े भालू को देखता है जिसका नाम था बालू। मोगली पहले तो बालू को देखकर काफी डर जाता है। तब बालू उससे कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम्हें यहाँ इस गुफा तक लेकर आया हूँ, इसलिए अब तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। मोगली पूछता है, कौन सा काम? बालू मुस्कुराते हुए कहता है, तुम मेरे लिए मधुमक्खियों के छत्तों से शहद निकाल कर दोगे। असल में बालू को शहद खाना बहुत पसंद था, लेकिन उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था। यानी वह खुद ऊपर चढ़कर शहद इकट्ठा करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। चूंकि बालू ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए मोगली उसका एहसान चुकाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोगली इंसानों जैसी अपनी समझदारी का इस्तेमाल करता है। वह पेड़ों की बेलों से रस्सियां बनाता है और पहाड़ की ऊंची चट्टानों पर चढ़ जाता है। फिर वह वहां से बालू के लिए ढेर सारा शहद निकाल कर लाता है। शहद देखकर बालू बहुत खुश हो जाता है। जब मोगली नीचे लौटता है तो वह बालू से कहता है, देखो तुम्हारे लिए शहद निकालते निकालते मधुमक्खियों ने मेरा क्या हाल कर दिया है। इसके बाद वह वहां से जाने लगता है। तब बालू उससे पूछता है, तुम जंगल छोड़कर आखिर जाना क्यों चाहते हो? मोगली जवाब देता है, मुझे इंसानों के गांव जाना होगा क्योंकि एक बाघ मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बातों बातों में बालू को पता चलता है कि वह ब्लैक पैंथर बघीरा का पुराना दोस्त है। तब बालू मोगली से कहता है, तुम्हें इंसानों के पास जाने की क्या जरूरत है, तुम यहीं मेरे साथ रहो। मोगली कहता है, नहीं, बघीरा चाहता है कि मैं इंसानों के गांव जाऊं। अगर मैं नहीं गया तो उसे बहुत दुख होगा। यह सुनकर बालू कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें इंसानों के गांव के पास तक छोड़ देता हूँ। इसके बाद दोनों चलते चलते रात होने तक इंसानों की बस्ती के करीब पहुंच जाते हैं। तब बालू मोगली से कहता है, मैंने तुम्हें इंसानों तक पहुंचने का रास्ता दिखा दिया है, अब तुम्हें वहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ समय और मेरे साथ रहो। हम दोनों मिलकर सर्दियों के लिए बहुत सारा शहद जमा करेंगे, उसके बाद तुम इंसानों के पास चले जाना। असल में बालू का असली प्लान कुछ और ही था। वह चाहता था कि मोगली रोज उसके लिए शहद इकट्ठा करे और वह आराम से बैठकर खाता रहे। यानी यह आलसी भालू आखिरी समय में भी अपने खाने की चिंता कर रहा था। बालू की बात सुनकर मोगली उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वह खुद भी जंगल छोड़कर जाना नहीं चाहता था। अगले दिन मोगली बालू के लिए ढेर सारा शहद इकट्ठा करता है। वह तरह तरह के औजार और तरीके बनाता है जिसकी मदद से बहुत आसानी से शहद निकाल लेता है। इस जगह की खूबसूरती को वास्तव में शब्दों में बयां करना मुश्किल है, उसे महसूस करने के लिए फिल्म देखनी पड़ेगी। खैर, इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे बालू और मोगली की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। वे दोनों साथ में गाने गाते हैं, नदी में खेलते हैं, मस्ती करते हैं और बहुत खुशी से अपना समय बिताते हैं। लेकिन एक दिन अचानक वहां बघीरा पहुंच जाता है। मोगली अपने दोस्त बघीरा को देखकर बहुत खुश हो जाता है और बघीरा भी उसे सुरक्षित देखकर राहत महसूस करता है। इसके बाद बघीरा मोगली से कहता है, अब मैं तुम्हें इंसानों के गांव छोड़कर आऊंगा। लेकिन मोगली कहता है, मैं यहाँ बालू के साथ बहुत खुश हूँ, हम दोनों ने साथ में बहुत मजे किए हैं। तब बघीरा देखता है कि मोगली रोज बालू के लिए शहद इकट्ठा कर रहा है। यह देखकर वह गुस्सा हो जाता है और मोगली को डांटने लगता है। इससे मोगली थोड़ा उदास हो जाता है। फिर बघीरा बालू से कहता है, तुम जिंदगी भर कोई काम नहीं करते और अब एक छोटे बच्चे से ये सब करवाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बालू जवाब देता है, अरे भाई, इतना गुस्सा मत हो, मोटे लोगों की परेशानियां तुम क्या समझोगे,
आओ तुम भी थोड़ा शहद खाओ। बगीरा कहता है, मैं तुम्हारी तरह शहद नहीं खाता, तुम्हारा शहद तुम ही रखो, कल सुबह मैं मोगली को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। असल में इस फिल्म में बालू का किरदार बहुत मजेदार और हास्य से भरा हुआ है। उस रात जब सभी सो रहे थे तभी मोगली को बाहर से हाथियों की आवाज सुनाई देती है। वह गुफा से बाहर निकलकर देखता है कि बहुत सारे हाथी एक बड़े गड्ढे के आसपास खड़े हैं और वे काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मोगली उनके पास जाता है और सबसे पहले सम्मान के रूप में अपना सिर झुका देता है। इसके बाद वह देखता है कि एक छोटा हाथी उस गहरे गड्ढे में गिर गया है। यह देखकर वह तुरंत वापस गुफा की ओर भागता है और वहां से वही रस्सियां लेकर आता है जिन्हें उसने शहद निकालने के लिए बनाया था। फिर वह हाथियों की मदद से उन रस्सियों का इस्तेमाल करता है और आखिरकार उस छोटे हाथी को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। दूर खड़े बालू और बगीरा ये सब देख रहे थे। वे दोनों बहुत खुश होते हैं और साथ ही काफी हैरान भी, क्योंकि आज तक किसी जानवर ने हाथियों के इतना करीब जाने की हिम्मत नहीं की थी। इसके बाद बालू बगीरा से कहता है, अगर मोगली जंगल में रहे तो हम सबकी बहुत मदद कर सकता है। तब बगीरा जवाब देता है, मैं भी चाहता हूँ कि वह जंगल में रहे, लेकिन यह संभव नहीं है। बालू कहता है, हाँ, मोगली ने मुझे बताया था कि एक बाघ उसके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन भेड़ियों का सरदार अकेला क्या कर रहा है, उसकी बात तो सभी मानते हैं। तब बगीरा गंभीर आवाज में कहता है, शेर खान ने अकेला को मार दिया है और अब वह जंगल के किसी नियम को नहीं मानता। यह सुनते ही बालू भी चिंतित हो जाता है। बगीरा आगे कहता है, अगर मोगली जंगल में रहा तो किसी भी समय उसके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए दोस्त, हमें किसी भी हालत में उसे इंसानों के पास पहुंचाना होगा। इसके बाद जब मोगली नदी के किनारे बैठा हुआ था तब बालू उसके पास जाता है और कहता है, सुनो, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। मोगली हैरानी से उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या कह रहे हो, तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो, है ना? बालू जवाब देता है, नहीं, मैंने तुम्हें कभी अपना दोस्त नहीं माना, मैंने सिर्फ शहद निकलवाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया था। अब सर्दियों के लिए मेरे पास काफी शहद जमा हो चुका है, इसलिए अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। असल में बालू दिल पर पत्थर रखकर ये सारी बातें कह रहा था। वह जानता था कि मोगली की भलाई इसी में है कि वह इंसानों के पास चला जाए, लेकिन मोगली ये बात नहीं जानता था। बालू की बातें सुनकर उसका दिल टूट जाता है। वह बहुत उदास होकर एक ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। नीचे खड़ा बालू दुखी होकर बगीरा से कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इतना बड़ा पाप नहीं किया। तब बगीरा उसे समझाते हुए कहता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है दोस्त, हम जो कुछ भी कर रहे हैं मोगली की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। खैर, जब मोगली पेड़ पर बैठा हुआ था तभी अचानक बंदरों का एक बड़ा झुंड उस पर हमला कर देता है। वे उसे पकड़ लेते हैं और उसे उठाकर किसी अज्ञात जगह की ओर ले जाने लगते हैं। ये देखकर बालू और बगीरा दोनों घबरा जाते हैं और तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। बंदर मोगली को लेकर जंगल पार करते हुए एक विशाल पहाड़ की तरफ बढ़ते हैं। फिर वे उसे लेकर पहाड़ के ऊपर बने एक पुराने खंडहर जैसे महल में पहुंच जाते हैं। जब बालू और बगीरा पहाड़ के नीचे पहुंचते हैं तब बगीरा कहता है, तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए तुम नीचे ही रुको, मैं ऊपर जाकर मोगली को बचाता हूँ। लेकिन बालू भी मोगली से बहुत प्यार करने लगा था, इसीलिए वह अपने डर को पीछे छोड़ देता है और मोगली को बचाने के लिए पहाड़ पर चढ़ने का फैसला करता है। दूसरी तरफ बंदर मोगली को उस विशाल महल के अंदर ले जाते हैं, लेकिन मोगली समझ नहीं पाता कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा और ताकतवर ओरंगुटान आता है। वह था बंदरों का राजा किंग लुई। किंग लुई मोगली को ध्यान से देखता है और कहता है, आखिरकार तुम मेरे सामने आ ही गए। असल में किंग लुई को लगता था कि हर इंसान आग जला सकता है और इसी वजह से उसने मोगली को यहाँ बुलवाया था। जंगल के सभी जानवर आग से डरते थे। वे आग को रेड फ्लावर कहते थे क्योंकि आग के सामने कोई भी जानवर टिक नहीं सकता था। किंग लुई चाहता था कि उसे भी आग बनाने का रहस्य पता चल जाए ताकि वह पूरे जंगल पर राज कर सके। वह मोगली से कहता है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास खाना है, लेकिन फिर भी कोई मुझे जंगल का सबसे शक्तिशाली राजा नहीं मानता। लेकिन जिस दिन मेरे पास रेड फ्लावर आ जाएगा उस दिन पूरा जंगल मेरे सामने झुक जाएगा, इसलिए तुम मुझे आग बनाना सिखाओ। दूसरी तरफ बालू और बगीरा बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ रहे थे। ये दृश्य जितना भावुक था उतना ही मजेदार भी। बालू चढ़ते चढ़ते बुरी तरह थक चुका था। वह बगीरा से कहता है, भाई, अगर मैं और ऊपर चढ़ा तो सीधे आसमान में पहुंच जाऊंगा। यानी वह बहुत ज्यादा डर रहा था, लेकिन बगीरा लगातार उसे हिम्मत देता रहता है। आखिरकार दोनों किसी तरह पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं और महल की तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर मोगली बार बार किंग लुई को समझाता है, मुझे आग बनानी नहीं आती, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन किंग लुई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वह गुस्से में आकर मोगली को जोर से धक्का दे देता है। ठीक उसी समय पीछे से बालू वहां पहुंच जाता है। वह मजेदार बातें करके सभी बंदरों का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगता है। इसी बीच बगीरा एक दूसरी तरफ से चुपके से अंदर आता है और मोगली को इशारा करता है कि वह उसके साथ भाग जाए। मोगली धीरे धीरे वहां से निकलने लगता है, लेकिन तभी एक छोटा बंदर उन्हें देख लेता है। वह जोर से चिल्लाता है और अगले ही पल किंग लुई सब कुछ समझ जाता है। वह सभी बंदरों को आदेश देता है, उन्हें पकड़ लो। बस फिर क्या था, सारे बंदर उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। बालू और बगीरा मोगली से कहते हैं,
भागो मोगली, हम इन्हें रोकते हैं। मोगली उनकी बात मानकर वहां से भागने लगता है। उधर सैकड़ों बंदरों ने बालू और बगीरा को चारों तरफ से घेर लिया था। दोनों पूरी ताकत से उनका मुकाबला करते हैं। दूसरी तरफ किंग लुई खुद मोगली के पीछे पड़ जाता है। वह लगभग उसे पकड़ ही लेता, लेकिन अपने विशाल शरीर की वजह से तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। भागते भागते मोगली चिल्लाकर कहता है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तब किंग लुई जवाब देता है, अगर तुम मुझे रेड फ्लावर दे दो तो मैं तुम्हें शेर खान से बचा सकता हूँ। मोगली कहता है, मुझे शेर खान से बचाने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे अकेला बचा सकता है। यह सुनकर किंग लुई कहता है, अकेला? उसे तो शेर खान पहले ही मार चुका है। ये सुनते ही मोगली जैसे अंदर से टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि अकेला अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देने लगता है, लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभालता है और वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। उधर बालू और बगीरा अभी भी बंदरों से लड़ रहे थे। चारों तरफ जबरदस्त लड़ाई चल रही थी और इसी बीच किंग लुई फिर से मोगली के बहुत करीब पहुंच जाता है। लगता था कि अब वह उसे पकड़ ही लेगा, लेकिन ठीक उसी समय मोगली खिड़की से छलांग लगाकर एक पेड़ की तरफ पहुंच जाता है। किंग लुई भी उसे पकड़ने के लिए खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर इतना विशाल था कि वह आसानी से वहां से निकल नहीं पाता और अगले ही पल पूरा महल उसके ऊपर भर कर गिरने लगता है। कुछ ही सेकंड में वह भारी मलबे के नीचे दब जाता है। ये देखकर बालू और बगीरा दोनों घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं मोगली भी उस मलबे के नीचे तो नहीं दब गया। दूसरी तरफ सभी बंदर भी अपने राजा को लेकर परेशान हो जाते हैं। वे लड़ाई छोड़कर किंग लुई को बचाने में लग जाते हैं। इसी बीच बालू और बगीरा मोगली को हर तरफ ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक एक पेड़ के ऊपर से मोगली की आवाज आती है। वह चिल्लाकर कहता है, अकेला को शेर खान ने मार दिया है। मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई गई? उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। ये कहकर वह वहां से भाग जाता है और सीधा इंसानों के गांव की तरफ निकल पड़ता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि मोगली चुपके से इंसानों की बस्ती में पहुंच चुका है। वह वहां से रेड फ्लावर यानी आग चुरा लेता है और फिर उसी आग को लेकर वापस जंगल की तरफ लौटने लगता है। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, अकेला की मौत का बदला लेना। वह शेर खान का सामना करना चाहता था। रास्ते में चलते समय आग की कुछ चिंगारियां नीचे गिरती रहती हैं, लेकिन मोगली का ध्यान इस तरफ नहीं जाता। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उन्हीं चिंगारियों की वजह से जंगल में आग फैलने वाली है। खैर, मोगली आग लेकर उसी जलाशय के पास पहुंचता है जहां शेर खान ने पहली बार उसे मारने की धमकी दी थी। वह वहां खड़े होकर जोर से चिल्लाता है, मैं तुमसे नहीं डरता शेर खान, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। उसकी आवाज सुनकर जंगल के सभी जानवर वहां इकट्ठा होने लगते हैं। मोगली हैरानी से देखता है कि सभी जानवर पानी के पास खड़े हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। तभी शेर खान वहां पहुंच जाता है। वह सभी जानवरों की तरफ देखकर कहता है, देख लिया तुम सबने, इस इंसानी बच्चे ने हमारे जंगल का क्या हाल कर दिया है। इसने पूरे जंगल में आग लगा दी है। ये सुनकर सभी जानवर मोगली को शक की नजर से देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद शेर खान सच कह रहा है। यहाँ तक कि छोटे छोटे भेड़िए भी उससे डरकर दूर हट जाते हैं। यह देखकर मोगली को बहुत दुख होता है। उसे महसूस होता है कि उसके अपने दोस्त भी अब उससे डरने लगे हैं। गुस्से और दुख में वह अपने हाथ में पकड़ी आग को पानी में फेंक देता है। बस शेर खान इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वह मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी अचानक बालू आगे बढ़कर मोगली के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, जब तक मैं जिंदा हूँ मोगली का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह देखकर बगीरा भी आगे आ जाता है और शेर खान को चुनौती देता है। इसके बाद राक्षा भी अपने बेटे की रक्षा के लिए आगे बढ़ती है। धीरे धीरे जंगल के बाकी जानवर भी मोगली के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि मोगली जानबूझकर ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये देखकर शेर खान और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर शुरू होती है आखिरी लड़ाई। सबसे पहले बालू शेर खान पर हमला करता है, लेकिन शेर खान की ताकत के सामने वह ज्यादा देर टिक नहीं पाता। इसके बाद एक एक करके जंगल के बाकी जानवर भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, यहाँ तक कि मोगली भी आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी बगीरा उसे रोक देता है और कहता है, हमने हमेशा तुम्हें जानवरों की तरह जीना सिखाया है, लेकिन आज तुम्हें इंसानों की तरह सोचना होगा। शेर खान को ताकत से हराना किसी जानवर के बस की बात नहीं है। वह इस जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी है। अगर तुम उसे हराना चाहते हो तो इंसानों वाली बुद्धि का इस्तेमाल करो। बगीरा की बात सुनते ही मोगली के दिमाग में एक योजना आ जाती है और वह तुरंत वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ शेर खान लगातार लड़ता रहता है। वह बालू, बगीरा और कई भेड़ियों को घायल कर देता है। इसके बाद वह मोगली का पीछा करने लगता है, लेकिन तब तक मोगली अपनी तैयारी पूरी कर चुका था। उसने जंगल की बेलों और लकड़ियों की मदद से एक जाल तैयार कर लिया था। अब उसे सिर्फ सही समय का इंतजार था। कुछ देर बाद शेर खान उसका पीछा करते हुए एक बहुत बड़े पेड़ तक पहुंच जाता है। मोगली तेजी से पेड़ पर चढ़ने लगता है और शेर खान भी उसके पीछे पीछे ऊपर बढ़ता जाता है। पेड़ के नीचे चारों तरफ आग लगी हुई थी। अगर कोई वहां से गिरता तो उसकी मौत निश्चित थी। मोगली जानबूझकर शेर खान को उसी दिशा में ले जा रहा था जहां उसका जाल तैयार था। धीरे धीरे वह एक बहुत पतली डाल तक पहुंच जाता है। वह डाल इतनी कमजोर थी कि ज्यादा वजन सहन नहीं कर सकती थी। मोगली वहीं रुक जाता है और शेर खान भी उसे पकड़ने के लिए उसी डाल पर छलांग लगा देता है।
है, लेकिन ठीक उसी पल मोगली अपनी तैयार की हुई बेल पकड़कर झूल जाता है और दूसरी तरफ सुरक्षित पहुंच जाता है। वहीं शेर खान का पूरा वजन उस कमजोर डाल पर पड़ता है और अगले ही पल वह डाल टूट जाती है। शेर खान संतुलन खो देता है और सीधा नीचे धधकती हुई आग में जा गिरता है। यहीं पर इस खतरनाक शिकारी का अंत हो जाता है। दूसरी तरफ पूरे जंगल में आग फैल चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ आग ही आग दिखाई दे रही थी। यह देखकर मोगली तुरंत नीचे उतरता है, क्योंकि अब उसकी सबसे बड़ी चिंता शेर खान नहीं बल्कि पूरे जंगल को बचाना था। उधर दूर खड़े सभी जानवरों को लगता है कि शायद मोगली अब जिंदा नहीं बचा होगा। उन्हें लगता है कि या तो शेर खान ने उसे मार दिया या फिर वह आग में फंस गया। राक्षा, बालू और बगीरा सभी बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मोगली अभी भी जंगल के अंदर मौजूद था। इसी दौरान उसकी मुलाकात हाथियों के झुंड से होती है। जैसे ही वह उन्हें देखता है, वह सम्मान के साथ अपना सिर झुका देता है। हाथी भी उसकी तरफ ध्यान से देखते हैं। तब मोगली को एक उपाय सूझता है। उसे याद आता है कि जंगल में बहने वाला झरना ही इस आग को बुझा सकता है और इस काम को सिर्फ हाथी ही कर सकते हैं। मोगली हाथियों को रास्ता दिखाने लगता है। दूसरी तरफ जंगल के सभी जानवर हैरानी से देखते हैं कि अचानक आग कम होने लगी है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर यह कैसे हो रहा है। असल में हाथियों ने अपनी ताकत से झरने का रास्ता बदल दिया था और झरने का सारा पानी जंगल की तरफ मोड़ दिया था। कुछ ही देर में तेज बहाव के साथ पानी पूरे जंगल में फैल जाता है और धीरे धीरे आग बुझने लगती है। आखिरकार पूरा जंगल फिर से सुरक्षित हो जाता है। जब धुआं छंटता है, तब सभी जानवर एक बेहद खूबसूरत दृश्य देखते हैं। वे देखते हैं कि वही छोटा हाथी जिसे कभी मोगली ने गड्ढे से बचाया था, अब अपनी पीठ पर मोगली को बैठा कर ला रहा है। ये दृश्य देखकर सभी जानवर खुश हो जाते हैं। राक्षा की आंखों में खुशी साफ दिखाई देती है। बालू राहत की सांस लेता है और बगीरा गर्व से मोगली की तरफ देखता है, क्योंकि आज मोगली ने साबित कर दिया था कि वह सिर्फ इंसान नहीं है, वह इस जंगल का भी एक हिस्सा है। उसने इंसानों की बुद्धि और जंगल के नियम दोनों का सही इस्तेमाल किया था और इसी वजह से वह पूरे जंगल को बचाने में सफल हुआ। इसके बाद जंगल में एक बार फिर शांति लौट आती है। अब शेर खान का डर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। सभी जानवर फिर से सामान्य जीवन जीने लगते हैं। समय बीतता जाता है और हम देखते हैं कि मोगली अब पहले से ज्यादा खुश है। वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ उसी जंगल में रह रहा है जहां उसने अपना पूरा बचपन बिताया था। बालू, बगीरा, राक्षा और बाकी सभी जानवर उसके साथ हैं। वे सभी मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि बालू भी काफी बदल चुका है। जो भालू पहले ऊंचाई से बहुत डरता था, अब वही आराम से पेड़ों पर चढ़ जाता है। फिल्म के आखिरी दृश्य में बालू एक पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठा दिखाई देता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, यही तो जिंदगी है, खाओ, पियो और मजे करो। और इसी खूबसूरत पल के साथ यह शानदार कहानी समाप्त हो जाती है। ये फिल्म हमें दोस्ती, परिवार, हिम्मत और समझदारी की ताकत के बारे में बहुत खूबसूरती से सिखाती है और यही वजह है कि इतने सालों बाद भी ये कहानी लोगों के दिलों में जिंदा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको इस फिल्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।